Hi, today is quiz number 27 for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. Let us begin. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी का पहला सवाल है, एजुकेशन वॉज मूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट थ्रू द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कोठारी कमीशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया. इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? तो सी, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों उसमें उस सब्जेक्ट में नियम बना सकते हैं. तो जैसे एजुकेशन है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया. इस चीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो सब्जेक्ट्स में, जैसे एजुकेशन में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिख रही है और राज्य स्तर के काम भी दिख रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे यूजुअली यू कुड सी कि स्टेट भी प्रेजेंट है और सेंटर भी प्रेजेंट है, राज्य एंड केंद्र दोनों. और ये 42nd अमेंडमेंट में ये ट्रांसफर हुआ था कॉन्करेंट लिस्ट में. एजुकेशन मूव हुआ था कॉन्करेंट लिस्ट, 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट से कॉन्करेंट. ट्रू. कोठारी कमीशन भी बना था ताकि जो एजुकेशन है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन को रेलेवेंट कैसे बनाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए कोठारी कमीशन है. एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस NEP 2020. इससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. तो यहाँ करेक्ट क्या होगा? करेक्ट दोनों है, बोथ 1 and 2. दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, 1 and 2. नेक्स्ट, अगला सवाल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पे. ये एक्ट बहुत न्यूज़ में है. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा और इस लॉकडाउन के केसेस में, इसके बैकड्रॉप में जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके भी नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं. हाल ही में न्यूज़पेपर में हमने NCRB डेटा रिपोर्ट देखा था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है विद रिगार्ड टू दैट an aggrieved person can either be a male or female. तो डोमेस्टिक वायलेंस, दिस वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे दिस है, जेंडर न्यूट्रल. द एक्ट कवर्स इकोनॉमिक अब्यूज इन द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं, फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है, मेंटल, इमोशनल और इवन इकोनॉमिक अब्यूज भी इधर इंक्लूडेड है. So the act covers economic abuse in the category of domestic violence. तो yes, economic abuse भी domestic violence act 2005 के अंदर आता है. अब बात आती है क्या ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है? जेंडर न्यूट्रल लॉ. तो सी, दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस लॉ, जिस पे सवाल उठ रहे हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. मतलब फीमेल यहाँ पे राइट्स मांग सकती है बट मेल को एज सच कोई राइट नहीं मिले हैं. तो दिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, जेंडर बायस. और इसी पे एक्टिविस्ट अभी सवाल उठा रहे हैं. तो आज की डेट में दिस इज ट्रू ओनली. करेक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक अब्यूज इज ट्रू बट दिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. सो द राइट इज बी, ट्रू ओनली. थर्ड, एज पर द रिसेंटली अमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, News and current affairs content on online platforms is under which of the following ministry? जब से जैसे YouTube आया है या फिर OTT आया है, तो ये नए कंटेंट आए हैं, न्यूज़ और करंट अफेयर्स का कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में. तो इन चीज़ों को रेगुलेट कौन करेगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये न्यू जनरेशन है, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड कंटेंट डिलीवर हो रहा है. Ministry of Information and Broadcast, Ministry of Home Affairs, Safety, Security and Ministry of Education. So यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी. ये जो है ना 1961 अलोकेशन ऑफ बिजनेस, तो जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें हैं, ऑल्दो ये IT के थ्रू हो रहा है, बट ये जो होगा वो डिलीवर होगा अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो रेगुलर TV चैनल, न्यूज़ मीडिया इनको कवर करता है. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे इस मिनिस्ट्री के अंदर. सो द राइट आंसर हियर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. संविधान दिवस.
इट इज सेलिब्रेटेड टू कोमैमोरेट द कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, तो उसी लिए हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। द डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो दिन है वो प्रीएम्बल में मेंशन है, ये दिन प्रीएम्बल में मेंशन है। तो इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा? तो सी। जो डेट है कॉन्स्टिट्यूशन डे की, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर 1949 और दिस जनवरी को होता है दिस रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो संविधान में लिखा हुआ है, ये डेट कॉन्स्टिट्यूशन डे की वहाँ मेंशन है और सबने साइन किए है। तो ये सेलिब्रेट केम इनटू इफेक्ट में आता है क्या? तो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दिस केम इनटू इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम इसको नहीं कोमेमोरेट करते हैं। इसके लिए तो 26 जनवरी है, इस दिन एडॉप्शन हुआ था। तो द राइट आंसर हियर इज बी। बी ये ट्रू है, ये 26 जनवरी है, 26 नवंबर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन डे इसके लिए होता है। सो द राइट आंसर इज बी, 2 ओनली करेक्ट पूछा है। फिफ्थ, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट्स, पिछले 1.5-2 साल में जो फेडरलिज्म है इंडिया का, इस पे बहुत सवाल उठे। तो ये बहुत पोटेंशियल एरिया है सवाल आने का, फेडरलिज्म, स्टेट और सेंटर का रिलेशन, लाइक दैट। तो ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल, लेबर डिस्प्यूट्स फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस ट्रू? द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस इज अ फंडामेंटल राइट। तो एसोसिएशन बनाना क्या एक फंडामेंटल राइट है? यस ऑफ कोर्स, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, ट्रू। ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट्स, जैसे अभी माइग्रेंट्स और इन सब से इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स भी बहुत हुए, डिजास्टर्स, ट्रेड यूनियंस ने भी डिमांड रखा, ये सब चीज़ आता है कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडिया में। मतलब यहाँ पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी लॉ बना सकता है। सो द राइट आंसर इज सी। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, its onset occurs subsequent to the withdrawal of the southwest monsoon. It is primary source of annual rainfall for the northeast region of India. दो स्टेटमेंट्स हैं। मॉनसून क्या होता है? मॉनसून अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड। पहले ये हमारा इंडिया है, पहले विंड ऐसे चलेगी तो ये हो जाएगी, विंड जिस डायरेक्शन से आती है ना, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। जैसे ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो पहले विंड ऐसे आ रही है इंडियन पेनिनसुला में, तो ये हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून, ऑनसेट हो रहा है। यहाँ से पानी आएगा और यहाँ लैंड पे बारिश होगी, यहाँ से हवा आएगी, समुद्र का पानी लाएगी और बारिश होगी। यहाँ लिखा था नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, तो रिवर्सल ऑफ विंड हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून है। तो यस, पहले विंड्स ऐसे आती है, फिर वो विड्रॉ होती है, और जब वो विड्रॉ होती है तो फिर आता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये यूजुअली विंटर्स में आता है। तो ऑनसेट अकर्स सब्सिक्वेंट टू द विड्रॉवल ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, ट्रू। अब बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में ये बारिश करेगा? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो विंड ऐसे आती है तो बे ऑफ बंगाल से पानी पिक करेगी और चेन्नई वाले रीजन पे, ये जो कोस्ट है कोरोमंडल, यहाँ पर बारिश होती है। एनुअल रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में नहीं, चेन्नई और इस वाली कोस्ट में होती है। तो ये गलत, ये ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज ए ओनली। दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, ये कुछ शहर हैं जो पिछले कुछ साल में, 1-1.5 साल में काफ़ी न्यूज़ में रहे। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। वर्ल्ड अफेयर्स में ना इसी टाइप का न्यूज़ आता है प्राइमरली, जो क्वेश्चंस आते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़ कौन से हैं और उसको मैच कराना है। नाइस ऑस्ट्रिया में है, वियना एम्स्टर्डम में, हेरात अफगानिस्तान में है, टिग्रे कंबोडिया में। तो करेक्टली क्या मैच है? सी। जो टिग्रे है, क्या टिग्रे कंबोडिया में है? हमने ये टॉपिक पढ़ा है ना, टिग्रे रेबल्स, टिग्रे रेबल्स। तो टिग्रे कंबोडिया नहीं है, टिग्रे है इथियोपिया। नाइस ऑस्ट्रिया में नहीं है, ये फ्रांस में है। वियना एम्स्टर्डम में, नो, वियना जबकि ऑस्ट्रिया में है। तो वियना हो गया ऑस्ट्रिया, नाइस हो गया फ्रांस, टिग्रे हो गया दिस इथियोपिया। और जो हेरात है, तो अभी जब तालिबान अफगानिस्तान क्राइसिस था तो हेरात कैप्चर किया था उन्होंने, तो हेरात इज इन अफगानिस्तान। सो द राइट आंसर हियर इज डी, 3 ओनली। ये बस करेक्ट है,
ये भी मैच गलत है, ये मैच भी गलत है। सो द राइट आंसर इज डी, 3 ओनली। नेक्स्ट, कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में हमने ब्लू टाइड पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था ब्लू टाइड। टाइड मतलब ज्वार भाटा, समुद्र का पानी, ओशन वाटर, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऐसे अप डाउन होता है, तो दैट इज टाइड। तो दिस इज ब्लू टाइड, ब्लू टाइड। टाइड भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, अक्सर सवाल आता है, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, या फिर एक टाइड है जिसका पानी बहुत पीछे रिसीड हो जाता है अप टू 5 किलोमीटर, ओडिशा का चांदीपुर बीच, किटकैट ब्रेक। तो ये है ब्लू टाइड। जियोमैग्नेटिक एनोमली कॉजिंग द रॉकेट्स टू इल्यूमिनेट, माइक्रोस्कोपिक मैरीन प्लांट्स प्रोड्यूसिंग लाइट थ्रू केमिकल रिएक्शन इन प्रोटीन्स, abundance of blue green algae, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम कोस्टल इंडस्ट्रियल यूनिट। तो ये तो नहीं है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कोस्टल इंडस्ट्रियल यूनिट, नो। ये कोई जियो मैग्नेटिक एनोमली भी नहीं है, ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला था ब्लू टाइड। तो द ब्लू टाइड इज प्राइमरली जो मैरीन प्लांट्स हैं इनमें ल्यूमिनेसेंस होता है, बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसके कारण क्या करता है, जैसे जुगनू होता है ना, इस टाइप से वो लाइट एमिट करते हैं, तो वो ब्लू टाइड दिखता है। सो द राइट आंसर इज बी, बी, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ ऑल द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट लेक क्या है, ये 5 लेक हैं ऐसी, और ये लेक यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे है। सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ह्यूरॉन। तो सबसे नॉर्थ में कौन सी लेक है, सबसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ पे है सबसे बड़ी लेक जिसका नाम है सुपीरियर, सुपीरियर। ओके, अब सुपीरियर का ये मैप देखिए, ये ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है इधर अटलांटिक। अटलांटिक से आप आए तो आप रिवर सेंट लॉरेंस में जाएंगे, है ना, सेंट लॉरेंस ये रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर आएगी ओंटारियो में, दिस इज ओंटारियो। ओंटारियो से आप वेललैंड कैनाल में जाओगे, लेक इरी में आओगे। लेक इरी से फिर आप डेट्रॉइट रिवर पे आओगे, देन लेक सेंट क्लेयर रिवर और लेक ह्यूरॉन में आओगे। फिर ये लेक ह्यूरॉन है, इसका जॉर्जियन बे है और ये बे सिटी है। देन लेक ह्यूरॉन से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हो मिशिगन में। मिशिगन पूरा यूएसए में नीचे, मिशिगन इधर है। देन ह्यूरॉन से ही आप ऊपर जाओगे तो सेंट मैरी रिवर और फिर एक सू कैनाल एंड लॉक आता है। इधर से आप एक्सेस करोगे इस लेक सुपीरियर का, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट लेक है। यूएसए के जितना बड़े शहर है मैक्सिमम, वो सब इस एरिया में है, लेक एरिया में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। सो दिस इज यूएसए। और कनाडा भी पूरा इसी के आसपास ही बचा है, ऊपर नॉर्थ में इतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ हियर है। सो द राइट आंसर इज सुपीरियर, सुपीरियर, लेक सुपीरियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोर देन 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो वाटर को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, पर क्या ये 2/3 है, 2/3 सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड है, मोर देन 2/3। मोर देन 2/3 ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो अर्थ का जो फ्रेश वाटर है वो ज़्यादातर यहाँ पर लॉक्ड है। यू हैव टू टेल करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, प्लैनेट अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% अर्थ है वो वाटर है, तो ये तो ट्रू हो गया। 2/3 तो 66% ही था, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड जो है वो भी एब्सोल्युटली ट्रू है। जो फ्रेश वाटर होता है ना, सॉल्टी नहीं, फ्रेश वाटर, वो ज़्यादातर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में लॉक है। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसे एक फोटोग्राफ से। वेयर इज अर्थ्स वाटर? ओशियन में 96.5% है। जो अभी हमने देखा ना, अर्थ का 71% वाटर है, उस 71% का ओशियन, मैक्सिमम ओशियन में है 96.5। फ्रेश वाटर केवल 2.5% है। अब इस 2.5% का फ्रेश वाटर जो मैक्सिमम है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप में, फिर ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर तो बहुत कम है। अब इस 2.5% का 1.2% वो है ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट में, लेक्स में। फिर इसके बाद 20, फिर सॉइल मॉइस्चर, स्वैम्प, रिवर, लिविंग थिंग्स, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में भी 3% है फ्रेश वाटर, ज़्यादा है, ज़्यादा देन रिवर है 0.49। अक्सर सवाल आ जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कहाँ कितना पानी है फ्रेश वाटर। तो सी, एटमॉस्फेयर में 3% है, रिवर में केवल 0.49 है। ओके, बाकी लेक्स में 20.9 है, ग्लेशियर्स, आइस, परमाफ्रॉस्ट में ज़्यादा है।
तो टोटल 71% का दिस, देन 2.5% का दिस, देन 1.2% एंड दिस इज द थिंग। इसका भी मैं अभी फोटो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, हैव अ लुक। इससे बहुत पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी के अब 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के आप पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। 2013 में मेंस में GS1 में ये सवाल आया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, और आई न्यू दिस लाइन, तो मैंने फिर लिख दिया उसमें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और ये भी ट्रू है कि आप 2 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सिस्टम में। सो दिस इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस फर्स्ट? क्रोनोलॉजी है, बताइए। KR नारायणन साहब प्रेसिडेंट बने इंडिया के, पोखरण टेस्ट हुआ, ये 2 है, पोखरण 2 है, पोखरण 1 पहले हुआ था। कारगिल वॉर हुआ, स्टार्टिंग ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान मतलब 5-5 साल में होगा। 10 है मतलब 10 × 5 50। 1952 से आया था, तो ये 2000 समथिंग के आसपास आना चाहिए, टूवर्ड्स लेट आना चाहिए 10th 5 ईयर प्लान। कारगिल वॉर हमें पता है 1999 में थी। पोखरण 1 हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, पोखरण 2 हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे। तो पोखरण 2 मतलब दिस अगेन क्रोनोलॉजी। और RK नारायण साहब थे, ये तो पहले बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले बन जाएंगे, बिकॉज 1992 में आप वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो 5 साल मतलब 1997 में आप प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, तो ये सबसे पहले होगा। पोखरण टेस्ट वाजपेयी साहब बाद में आएंगे, कारगिल वॉर 99, और ये भी टूवर्ड्स 2000 होगा। सो द राइट आंसर इज ए। नारायण साहब पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 1997 में, ये इवेंट पहले हुआ है। सो दिस इज ए। ओके। 13th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ली फोक पेंटिंग। ये फोक पेंटिंग है, वर्ली बहुत न्यूज़ में है ये अभी। वर्ली फोक पेंटिंग, ये पेंटिंग महाराष्ट्र की है। दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, तो इसमें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिपिक्ट करते हैं। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसको भी GI टैग मिला है। येस, दैट इज़ वाई अभी न्यूज़ में था कि इसको GI टैग मिला है। बट वर्ली पेंटिंग क्या होती है? ये घर पे दीवालों पे और ऐसे करके पेंटिंग बनाते हैं, और उस पेंटिंग में, वर्ली पेंटिंग में, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ बताते हैं, सोशल लाइफ एट्सेट्रा। यहाँ कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है। सो ये गलत हो गया, ये ट्रू हो गया। सो द राइट आंसर हियर इज बी। द राइट आंसर इज बी। अक्सर जो फोक पेंटिंग्स होती है ना, फोक पेंटिंग्स यूजुअली जो डे टू डे है ना, उसको बताने की, वहाँ की सोसाइटी को डिपिक्ट करती है अक्सर फोक पेंटिंग्स। सो दिस इज बी, टू ओनली। अब ये बताइए करेक्टली मैच्ड क्या है? भवई महाराष्ट्र का है, थेरुकुट्टू तमिलनाडु का है, पिछवाई राजस्थान का है। तो यू हैव टू टेल करेक्टली क्या मैच्ड है। थेरू, एक मूवी भी आई थी थेरी, थेरुकुट्टू, तो थेरी इज दिस इज इन तमिलनाडु, ये ट्रू है। थेरीकुट्टू इज इन तमिलनाडु। भवई क्या महाराष्ट्र का है? भवई प्राइमरली वेस्टर्न इंडिया का है, तो भवई महाराष्ट्र नहीं है। भवई गुजरात में भी है, और दिस राजस्थान में है, राजस्थान एंड गुजरात। दिस इज नॉट महाराष्ट्र। तो 1 गलत हो गया, मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत। वी कुड कम टू द आंसर कि 2 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो एलिमिनेशन भी साइमल्टेनियसली करते जाना है। जैसे ही कोई आपको श्योर लग रहा है कि ये गलत है, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस तुरंत क्रॉस करो, ताकि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने 2 भी क्रॉस कर दिए ना, तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है आंसर करेक्ट होने की। तो आप उस केसेस में एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स एजुकेटेड गेस ले सकते हो, वो रिवॉर्डिंग रहेगा। तो दिस इज करेक्टली मैच्ड। ब्लाइंड गेस नहीं होता है, एजुकेटेड गेस आप कर सकते हो। सो दिस इज 2 and 3. So the right answer here is B. B मतलब 2 and 3. पिछाई भी पेंटिंग होती है, दिस इज इन राजस्थान, पिछवाई राजस्थान, और थेरुकुट्टू तमिलनाडु, भवई है गुजरात राजस्थान का। तो दिस इज 2 and 3. ओके। अब ये है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल लोकेटेड है एलोरा में। ये किस लिए जाना जाता है? बिकॉज दिस इज मास्टरपीस ऑफ दिस टेम्पल आर्किटेक्चर, कैलाश टेम्पल।
पिक्यूलियर कंस्ट्रक्शन है, स्टाइल ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह जो है वो बड़ा पिक्यूलियरली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन भी है। मोनोलिथिक वर्टिकल एक्सकेवेशन है। हाईली इरेक्टेड शिखर और एंट्री गेट्स है कैलाश टेम्पल में। तो कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र, यहाँ पे क्यों जाना जाता है ये? कई बार क्या होगा कि इन सवालों में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ सकते हैं जो इस कैलाश टेम्पल की कोई फीचर बता रहे हैं, बट यहाँ हमें वो फीचर बताना होता है जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो इसकी आइडेंटिटी है। और कैलाश टेम्पल की आइडेंटिटी क्या है कि ये ना एक पूरा चट्टान को काट के बनाया है। मोनोलिथिक वर्टिकल एक्सकेवेशन है। मोनोलिथिक वर्टिकल, मोनो मतलब एक ही चट्टान, लिथिक मतलब स्टोन, वर्टिकल एक्सकेवेशन है। इसका क्या मतलब है? पहले उन्होंने, ये एक बड़ा सा चट्टान था, पहले यहाँ से उन्होंने टेम्पल बनाना चालू किया और फिर डाउनवर्ड डिग करके, डाउनवर्ड ऐसे करके उन्होंने रॉक को काट काट के ये पूरा टेम्पल बना दिया। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल फीट ऑफ आर्किटेक्चर, कैलाश टेम्पल। वर्टिकल एक्सकेवेशन हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज सी, वर्टिकल excavation. Now let us come to economics. Which of the following subjects are not under the purview of GST? 279A GST काउंसिल का मीटिंग भी हुआ। जब से GST आया है, GST से हर साल सवाल आता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अल्कोहल को रखे या नहीं रखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रखे या नहीं रखें, इलेक्ट्रिसिटी को रखे या नहीं रखें GST के अंदर। और GST की जो स्लैब्स है ये भी ट्वीक होती रहती है। तो अक्सर जो न्यूज़ में लेटेस्ट जो चल रहा है वो सवाल पूछा गया है। अब जैसे GST है, तो GST में अभी बात चल रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, डीजल पेट्रोल को GST के अंदर रखे या नहीं रखे। तो नो, GST को पेट्रोल के अंदर नहीं रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या GST के अंदर आती है? नो, क्योंकि हर राज्य में अलग है इलेक्ट्रिसिटी का रेट। यू कैन कनेक्ट इट लाइक दैट। राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग है, तो ये GST में नहीं है। पेट्रोलियम दिल्ली में अलग है, नोएडा में अलग है, गुड़गांव में अलग है, तो GST के अंदर नहीं है। अल्कोहल नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ क्या लिखा है? नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पर अगर ह्यूमन कंजम्पशन वाला लिकर है तो वो दिल्ली में अलग है, नोएडा अलग है, गुड़गांव अलग है, तो वो GST में नहीं है। बट अगर इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल है तो वो GST में है। सो द राइट आंसर इज बी, 2 and 3, 2 and 3। बाकी न्यूज़पेपर वीडियो में वी हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, व्हाट इज GST एटसेट्रा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो 2 and 3। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टेक कंपनीज का बहुत ज़्यादा मोनोपोली होता है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कमीशन फंक्शन करती है एज अ मार्केट रेगुलेटर बाय प्रिवेंटिंग एंड रेगुलेटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। सो यू हैव टू टेल कि करेक्ट क्या है। तो जो CCI है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक लॉ होगा, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया होगा जिससे CCI बना। तो यस, एक एक्ट आया था। पहले MRTP चलता था, फिर उसके बाद 2002 में CCI का एक्ट आया। तो दिस इज ट्रू, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कमीशन फंक्शन एज अ मार्केट रेगुलेटर बाय प्रिवेंटिंग एंड रेगुलेटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो यस, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता है। अक्सर टेक कंपनीज को मैसेजेस, नोटिसेस आ जाते हैं CCI के। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 2002 में ये एक्ट आया था जिससे ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। 18th, ये वर्ड भी बहुत न्यूज़ में है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसका मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? ये लाइव टेस्टिंग है न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज का इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सैंड माइनिंग इन इंडिया। रेगुलेटरी बॉडी है इंटरनेट बेस्ड एंटिटीज़ का, जैसे अभी गवर्नमेंट का टसल चल रहा था, इस इंटरमीडियरी प्रोवाइडर्स जो हैं टेक जाइंट्स। रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ग्लोबली ऑपरेटिंग एंटिटीज़ का। सो यू हैव टू टेल ये एक्चुअली है क्या। सैंडबॉक्स जो है ना, ये सॉफ्टवेयर्स में भी ये वर्ड यूज़ होता है टेस्टिंग और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए। कि आप जैसे हम सॉफ्ट लॉन्च बोलते हैं, उसका ट्रायल लॉन्च हुआ है, पहले उसको चेक करेंगे, बीटा है वो। लाइव टेस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, टेस्टिंग होता है ये। सो सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सो दिस इज ए। 19th, Which of the following resources fall under the category of capital goods? Capital goods क्या होते हैं? Capital goods, बिल्डिंग है तो क्या ये कैपिटल गुड है? मशीनरी है, क्या ये कैपिटल गुड है? लेबर है, क्या वो कैपिटल गुड है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट कोड क्या होगा? कैपिटल गुड।
तो कोई बिल्डिंग है आपके पास, दिस इज़ योर कैपिटल, ऑब्वियसली दिस इज़ योर कैपिटल। मशीनरी आपने कोई खरीदी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज़ अ कैपिटल। बट हम एक और टर्म देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योर। तो जो लेबर है ये तो एक सेपरेट हेड है, ये कैपिटल में नहीं आता है। सो द राइट आंसर हियर इज ए। राइट आंसर हियर इज ए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये दोनों जो है वो कैपिटल गुड्स के अंदर आएंगे। सो द राइट आंसर इज 1 एंड 2। ओके। 28th, ये वर्ड भी बहुत न्यूज़ है, बेस इफेक्ट क्या होता है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मली हाई और लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन अ पीरियड। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम abnormally high or low level of inflation in a period. It is the result of a consistent and constant growth in an economy. तो करेक्ट क्या होगा, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट मतलब ऐसा है जैसे एग्जाम में एक बार आपके 50 नंबर आए, अगली बार आपके 60 नंबर आ गए, तो यू विल फील हैप्पी कि सी इम्प्रूव, कितना जंप हुआ। बट एक बार 60 आए और फिर अगले साल 55 आ गए, तो बिकॉज ऑफ दिस बेस इफेक्ट ये 55 नंबर कम लगने लग जाएगा। तो जो जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, इसमें हम जो मेजर करते हैं तो बेस इफेक्ट आ जाता है कि लास्ट ईयर, जैसे ईयर ऑन ईयर में देखें लास्ट ईयर क्या सिचुएशन था, तो उससे जो नंबर्स होते हैं ना, मैनी अ टाइम्स वो रियलिटी नहीं दिखाते। जैसे जीडीपी 20% से ग्रो हुआ, तो से उसमें बेस इफेक्ट आ गया, लास्ट ईयर बहुत डाउन हो गया था, तो दिस इज बेस इफेक्ट। एबनॉर्मली हाई और लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, तो जब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो बेस इफेक्ट प्रोमिनेंट हो जाता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कंसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। और अगर कंसिस्टेंटली 50 50 50 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, तो उसमें बेस इफेक्ट प्रोमिनेंट नहीं होगा, बिकॉज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट बना हुआ है। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा ए ओनली। ए ओनली। ये गलत हो गया ना, क्योंकि बेस इफेक्ट में यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो कंसिस्टेंट बना हुआ है, एक कंसिस्टेंट लाइन फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट ग्रोथ। बेस इफेक्ट तब प्रोमिनेंट होता है जब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये ट्रू, एबनॉर्मली हाई और लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इवन जीडीपी में भी। बट अगर कंसिस्टेंट और कांस्टेंट ग्रोथ चल रहा है तो बेस इफेक्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ए ओनली, ए ओनली। सो दिस कंप्लीट्स इकोनॉमिक्स। कल एक क्विज में सवाल था, इसका लैंग्वेज थोड़ा बेटर होना था। मसाला बॉन्ड्स एक्चुअली क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है। हम बॉन्ड्स इशू हुए हैं आउटसाइड इंडिया, तो मतलब बॉन्ड्स जैसे यूके में इशू हुए, अब यूके के इशू बॉन्ड है, तो वहाँ की लोकल करेंसी में इशू हुए क्या, पाउंड में या फिर यूरोप में हुए, तो नो, उनके हिसाब से फॉरेन करेंसी इंडियन रुपी है, तो रुपी में वो फॉरेन करेंसी हो गई। तो इसकी जो लैंग्वेज थी, मसाला बॉन्ड कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस वेयर इट हैज़ बीन इशूड, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन करेंसी हो गई। तो एक लाइन लिखा था, आई रेड दिस इन वन आर्टिकल, मसाला बॉन्ड्स आर अ काइंड ऑफ ईसीबी वेयर द बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी रादर देन लोकल करेंसी। तो ये जहाँ इशू हुए ना उसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट था, ऑल्दो इसकी वर्डिंग्स बेटर होनी थी, बट दिस इज मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स। ओके, तो रादर देन लोकल करेंसी, आपने यूएस में इशू किया बट वो रुपी डिनोमिनेटेड होगा उनके कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो दिस इज इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। एंटीजेंस क्या होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंटीजेंस। एक होती है एंटीबॉडी, एक होते हैं एंटीजेंस। तो एंटीजन क्या होता है, इट इंड्यूसेस द इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी, इट इज द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इट प्रोहिबिट्स द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, या नन। तो बताइए करेक्ट क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी है, अभी कोविड के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी न्यूज़ हुआ है। एंटीजन बेसिकली डिसीज कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। जब ये हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है, एंटीबॉडीज बनाती है जो इस एंटीजन को पीट के भगाए। तो दिस इज, इट इंड्यूसेस एन इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी, एंटीजेंस, और फिर एंटीबॉडी आएगी, वो इनसे लड़ेगी और डिफीट करके भगा देगी दिस एंटीजेंस को। सो दिस इज ए, इट रिड्यूसेस एन इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी। 22. What is the objective of the recently launched EOS 0101 सैटेलाइट। ये सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका नाम है। पहले जो सैटेलाइट थी ना, जैसे रीसेट वगैरह होती थी, बट अब नई पॉलिसी ये आई है कि जो सैटेलाइट जो काम कर रही है उसके हिसाब से उसका नंबरिंग होगा। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट।
इसमें क्या है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट देगा, 5G कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी आइलैंड इंडियन ओशन में, मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क में। यूजुअली जो सर्वेलेंस और ये वाली साइट होती है ना, ये जियो स्टेशनरी नहीं होती है, ये मूव करती है बहुत तेज़ी से और पोलर होती है, EOS। और जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह इनकी सैटेलाइट्स होती है ना, वो स्टेशनरी ज़्यादा रहती है। तो 5G कनेक्टिविटी तो होगा नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं होगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था बिकॉज मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काइंड ऑफ सर्वेलेंस है और यहाँ पे भी ऊपर से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बट जो EOS-01 है, ये अभी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था। दिस इज रीसेट, दिस इज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। दिस इज द प्राइमरी पर्पस, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। सो दिस इज EOS-01। अब ये सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज़ में है। सेमीकंडक्टर, अभी एप्पल का A15 चिप भी लॉन्च हुआ है। तो व्हाट इज़ दिस मूर्स लॉ रिलेट टू? एक्सपेंशन ऑफ स्पीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एक्सपीडिशन इनटू द स्पेस, ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड डिमांड ऑन अर्थ, द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मूर्स लॉ क्या होता है? मूर्स लॉ प्राइमरली, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। मूर्स लॉ ये बोलता है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, चिप्स में जो लगते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर है उसका ऑपरेशन कैपेबिलिटी उतना ही ज़्यादा है। तो मूर्स लॉ ये बोलता है हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ चिप डबल होते जा रहे हैं। तो सी, अभी जैसे A15 आया तो A14 के कंपैरिजन में इसमें बिलियन ट्रांजिस्टर्स ज़्यादा हैं। तो मूर्स लॉ एक एम्पेरिकल उसने प्रिडिक्ट किया था कि हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर फिटेड इन अ चिप ट्वाइस होते जाएंगे, और ट्रांजिस्टर ज़्यादा होंगे तो स्पीड बढ़ेगी कंप्यूटर सिस्टम की। सो A इज द आंसर। ओके, 24th, अभी ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। क्रू ड्रैगन, कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में भी देखा। स्पेस क्राफ्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी कॉरपोरेशन? ये स्पेस एक्स का है, ब्लू ओरिजिन का है, चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाइना स्पेस में बहुत अच्छा कर रहा है, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक का है। सो क्रू ड्रैगन क्या है? क्रू ड्रैगन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज USA का जब से वो मिसहैप हुआ था, कल्पना चावला, तब से USA ने ना ऐसे सेंड करना एस्ट्रोनॉट्स को फ्रॉम US शिप्स नहीं हो रहा था। तो इस क्रू ड्रैगन से US ने एस्ट्रोनॉट्स सेंड किए। क्रू ड्रैगन एक प्राइवेट दिस रॉकेट था जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स गए, और ये स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स एलॉन मस्क। आप न्यूज़पेपर क्विकली रिवाइज करना है ना, ये गूगल ड्राइव का ऑलमोस्ट सबको एक्सेस तुरंत कर दिया है मैंने, क्विकली, या फिर इंस्टाग्राम भी लैपटॉप में ओपन करिए। जितने भी पिछले 1.5 साल की न्यूज़ है ना, उसको क्विकली एक दिन में स्वाइप करिए और पूरा जल्दी जल्दी गो थ्रू करिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे ना, ऐसे जो सिटर्स आएंगे ना, वो मिस नहीं होंगे। फिर ये चीज़ हमने न्यूज़पेपर में कवर किया था। तो क्रू ड्रैगन इज दिस स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन अमेजोन, और ये वर्जिन गैलेक्टिक है। 25th, अब आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये एरिया ज्योग्राफी में बहुत न्यूज़ में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें क्या क्या आता है? जिबाउटी, एरिट्रिया, एथियोपिया, ये तीनों कंट्रीज आते हैं क्या? जिबाउटी, एरिट्रिया, इथियोपिया, पार्ट ऑफ ए रीजन कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो तीनों रीजन है, ये तीनों के तीनों रीजन आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लुक एट दिस मैप, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ गल्फ ऑफ अडन है, ओके। सोमालिया भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, सोमालिया में सोमालियन पायरेट्स भी हैं। देन दिस इज सोमालिया, गल्फ ऑफ अडन, फिर ये जिबाउटी है, ये बाबल मंडप है, ये एरिट्रिया है, दिस इज इथियोपिया, टिग्रे रीजन यहाँ पर है, यहाँ पर टिग्रे रीजन है, फिर दिस इज सोमालिया। तो ये हॉर्न की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया, जिबाउटी एंड दिस Eritrea, okay, and this is Indian Ocean, Gulf of Aden, and this is Red Sea. This entire zone is very very important for mapping purposes, okay. So these are 25 MCQs in 25-30 minutes. Score कैसा हुआ tell, and thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.